हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। 2 दिन का गैप था, 3 दिन का, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं थी, इसीलिए मैं क्लासेस ले नहीं पा रहा था। आज से मैं शुरुआत कर दिया हूँ। इकोनॉमिक्स वाले सेक्शंस में हम लोग न्यूज इन शॉर्ट से आज लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने 2 जो है यूनिट पढ़ लिया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। इकोनॉमिक्स वाले में न्यूज इन शॉर्ट से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि छोटा सा सेक्शन है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग बड़े वाले आर्टिकल्स को समझेंगे, उसमें भी जो है मेंस के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए उसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले प्रीलिम्स लिए जो है इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो सुर्खियों में जो छोटे छोटे न्यूज होते हैं, जहाँ से सवाल बनने की संभावनाएं होती हैं प्रीलिम्स में, वो न्यूज इन शॉर्ट्स में रखे जाते हैं। तो न्यूज इन शॉर्ट्स में पहला आर्टिकल है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। आपको समझ में आ रहा होगा टॉपिक पढ़ करके कि ये क्या लिखा है कि नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, यह एक सलाहकार समिति है, परिषद है। किस चीज़ के लिए? राष्ट्रीय स्टार्टअप के लिए, जो स्टार्टअप संबंधी चीज़ें हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है कि उत्पत्ति इसकी कैसे हुई, थोड़ा सा इसको देखना है उत्पत्ति कैसे हुई। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है, ठीक है, इसने 2020 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है, ठीक है। तो ये इसने 2020 में इसका गठन किया, किसका? NSAC का गठन हुआ था, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने इसका 2020 में गठन किया था। इसका कौन कौन से कार्य सौंपे गए थे? तो इसका उद्देश्य यह था कि नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, यानी इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए और सरकार को सलाह दिया जाए, ताकि क्या हो कि जो हमारा सतत आर्थिक विकास है वह सुनिश्चित हो सके और रोजगार का जो व्यापक अवसर है उसमें उसको उत्पन्न किया जा सके। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका जो ये परिषद है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे, और संबंधित मंत्रालयों, विभागों, जो संगठन होंगे उसके सदस्यों के साथ क्या होगा कि जो गैर सरकारी सदस्य जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट जो पर्सन्स होते हैं, उसमें भी शामिल होते हैं। अब उनका इस जो गैर सरकारी सदस्यों का उनका चयन कैसे होगा? तो जो सफल स्टार्टअप्स के संस्थापक, इन्वेस्टर, इनक्यूबरेटर्स और एक्सेलरेटर्स के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके बीच में होता है। इनका कार्यकाल कैसे होता है? 2 वर्ष के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले उसके वहाँ तक उनका कार्यकाल होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्यकाल तो हमने समझ लिया। कार्य होता है कि NSAC की जो है कि बैठक होगी, NSAC की नियमित रूप से। ये कौन कौन से सुझाव देती है? नागरिकों और छात्रों के बीच में इनोवेशन की जो कल्चर है उसको बढ़ावा देने के बारे में सुझाव देती है। जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट और जो वैश्विक पूंजी हो उसको जुटाने का जो ये सुझाव देती है। स्टार्टअप्स का नियंत्रण शुरुआती प्रमोटर्स के पास बनाए रखने का सुझाव देती है, और स्टार्टअप्स की वैश्विक बाजार तक पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए उसके बारे में भी ये सुझाव देती है। तो ये बात यहाँ पे ये है, न्यूज में इसलिए रहा कि जो NSAC है इसके 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्र सरकार ने गैर जो सरकारी सदस्य उसको मनोनीत किया है। यहाँ ये बात आती है, यहाँ पे जो आप दिखा ना, गैर सरकारी सदस्य, इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है और इन्हीं को जो है केंद्र सरकार ने मनोनीत किया है। तो अभी आप इसलिए न्यूज में था। अब यहाँ जब न्यूज में था तो इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? तो NSAC की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। तो मार्ग, एक है मार्ग, दूसरा है नेशनल मेंटरशिप प्रोग्राम, फिर NAVIC ग्रैंड चैलेंज को अपनाना, स्टार्टअप चैंपियंस 2.0। इन सारे जो है कार्यक्रमों की शुरुआत किसने की है? NSAC ने की है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहले में कौन कौन सी हैं? तो भारत में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्टार्टअप्स की फंडिंग जो हो रही है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप योजना के तहत 10,000 करोड़, ये जो संख्या याद रखिएगा, 10,000 करोड़ का क्या? फंड्स ऑफ फंड्स की शुरुआत की गई। फंड्स की शुरुआत किस लिए की गई थी? कि जो स्टार्टअप की फंडिंग हो रही है उसको जो है फंड किया जा सके, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करके फंड किया जा सके। 10,000 करोड़ रुपये इसका धनराशि था, ठीक है। अब क्या है, तो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, मान लीजिए स्टार्टअप्स हो गए, तो उनकी जो बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसकी सुरक्षा और उसको बढ़ावा देने के लिए SIP योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। मान लीजिए कि स्टार्टअप्स कैसे बढ़ाना है, तो स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू की गई। फिर उसमें फंडिंग कैसे करनी है, तो फंड्स ऑफ फंड के जो गठन किया गया। अब उसकी बौद्धिक संपदा अधिकारों का रक्षा कैसे हो, तो उसके लिए SIP योजना शुरू की गई, और उसको सलाह भी देना पड़ता है स्टार्टअप्स को। उसके लिए मार्ग, यानी कि मेंटरशिप एडवाइजरी रिसिलियंस एंड ग्रोथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है मार्ग प्लेटफॉर्म। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स थे ये जो है क्या है कि आपके स्टार्टअप्स के लिए जो है ये इस NSAC ने जो है इसको शुरुआत किया है। तो बहुत अच्छी काम है ये, ठीक है। तो इसी के जो है केंद्र सरकार ने 2 सदस्यों के गैर सरकारी सदस्यों को 2 साल के मनोनीत किया।
2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पे, तो ये न्यूज में था, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। दूसरा आर्टिकल आता है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में प्रक्रिया में सुधार, रिफॉर्मिंग सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस। हाल ही में जो है CEA कार्यालय ने जो है इसने सॉवरेन रेटिंग संबंधी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सॉवरेन रेटिंग निर्धारित करने के लिए जो अपारदर्शी प्रणाली अपनाई गई है उसके गंभीर मुद्दे को जो है इसको रेखांकित किया गया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बात ये ध्यान यानी कि वर्तमान में 3 प्रमुख जो भारत में रेटिंग एजेंसीज होती हैं उसको दर्जा दिया गया है निवेश ग्रेड का, यानी इन्वेस्टमेंट का जब कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट के लिए अपना कोई प्रक्रिया या फिर उसकी जो मानकों को देखेगा या फिर उस रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट्स को देखेगा, तो भारत में निवेश ग्रेड का दर्जा पाए 3 मात्र एजेंसीज हैं, उनको देखेगा कौन सा, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, S&P, दूसरा है मूडीज और तीसरा है फिच। ठीक है, तो इन 3 जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनको निवेश ग्रेड का जो है दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब ये जो रेटिंग एजेंसियाज होती हैं वो सॉवरेन रेटिंग के लिए अलग अलग मापदंडों का उपयोग करती हैं। कौन कौन से, पहले मैं आपको बता दूं कि सॉवरेन रेटिंग होती क्या है। पहले थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। सॉवरेन रेटिंग, वो एक सॉवरेन रेटिंग जो होता है ना, एक क्या होता है कि इंडिपेंडेंट मूल्यांकन होता है। इंडिपेंडेंट होगा वो इवोल्यूशन किसी भी चीज़ का, किसी देश का, किसी संप्रभु इकाई का, उसका साख निर्धारित, उसका क्रेडिट हम लोग निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो जो क्रेडिट निर्धारित करते हैं उसी को जो है इंडिपेंडेंट उसका जो है उसका मूल्यांकन करके उसी को बोलते हैं सॉवरेन रेटिंग। ठीक है, अब ये क्या करती है सॉवरेन रेटिंग, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या है राजनीतिक जोखिम होगा या किसी देश में जो ऋण संबंधित निवेश से जो जोखिम होगा उसके बारे में बहुत सारी जो जानकारियाँ यहाँ पे देती हैं। तो इसके मापदंड क्या है सॉवरेन रेटिंग के, तो समृद्धि दर, राजनीतिक जोखिम, ऋण का बोझ कितना है देश पे, जो एक्सचेंज रेट की व्यवस्था है वो कैसी है, राजनीतिक जोखिम कैसे, राजनीतिक स्थिरता है कि नहीं है, जो ग्रोथ रेट है वो कैसा है। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं इसी की वजह से जो है इस पे क्या होता है सॉवरेन रेटिंग एजेंसीज देती हैं। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं इसी का इस्तेमाल करके फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो है अपना जो आगे की जो इन्वेस्टमेंट के प्लान होते हैं उसको निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार की चिंताएं क्या व्यक्त की गई हैं कि जो रेटिंग पद्धति है वो विकासशील देशों को हानि पहुंचाती है। जो फिच की कार्यप्रणाली है वो विदेशी बैंकों का जो विदेशी स्वामित्व है उसको अधिक महत्व देती है। इससे क्या होगा, जो विकास में जो राज्य संचालित भूमिकाएं जो होती हैं, जैसे जो फिच का जो कार्यप्रणाली ये है कि जो मान लीजिए स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक की अन्य देश में शाखा, मान लीजिए सिंगापुर में शाखा, उसको अधिक महत्व देगी, पर जो शाखा यहाँ पे कार्य कर रही है उसकी भूमिकाओं को अनदेखी करती है। ठीक है, अब एजेंसियों द्वारा इस तरह का आकलन में क्या होता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं उनका चयन क्या होता है अपारदर्शी होता है, ये बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, दूसरी बात है कि जो प्रत्येक मापदंड के लिए जो भारांश है उसमें अस्पष्टता है, उसका अभाव है। अब 15 वर्षों से भारत की जो रेटिंग क्या की गई है BBB, ये पे स्थिर बनाई गई है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था क्योंकि 15 वर्ष पहले मान लीजिए 2008 में 12वीं अर्थव्यवस्था था, 12वीं अर्थव्यवस्था था पूरे विश्व में। 2023 में स्थिति यह है कि विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बावजूद इसके जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं वो हमारी जो है रेटिंग रेटिंग है उसको सुधार नहीं रही हैं। BBB जो रेटिंग है उसी पे जो है हमेशा ये 15 वर्षों से बना रह रहा है। अब क्या है कि ये जो सब्जेक्टिव आकलन होते हैं, असेसमेंट होता है, वो क्या होते हैं, जो उन्नत अर्थव्यवस्था होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, इन सभी के जो पक्षों में झुके होते हैं। अभी देशों की जो शासन व्यवस्था और संस्थागत गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए क्या करती है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं वो विश्व बैंक का जो विश्वव्यापी गवर्नेंस संकेत है कि उस पर अत्यधिक निर्भर है, न कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये समस्या है खा रही है। अभी हाल ही में क्या है कि भारत में जो सेबी ने क्रेडिट रेटिंग फर्मों के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क लागू किया है। यह फ्रेमवर्क क्या होगा, सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विनियमन 1999 के तहत इसको लागू किया गया है। भारत में कौन कौन सी रेटिंग एजेंसियां हैं, तो क्रिसिल है। भारत में रेटिंग एजेंसियां भारत की कौन सी हैं, तो क्रिसिल है, केयर है, ICRA है, तमाम चीज़ है, ब्रिकवर्क्स रेटिंग है, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, और क्या है, इन्फॉर्मेटिक्स इवोल्यूशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इन सब जो ये क्या रेटिंग एजेंसियां भारत की हैं। और जो मूडीज है, फिच है और S&P है, मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, ये क्या है विश्व की जो है प्रमुख रेटिंग एजेंसियों में से एक मानी जाती हैं। यही क्या है इन्वेस्टर ग्रेड का दर्जा पाई हुई हैं। ठीक है, अभी आप क्या जानते हैं कि जो सॉवरेन रेटिंग है उसके लिए कौन कौन से मापदंड हैं, तो ऋण का बोझ, किसी भी देश का ऋण का बोझ क्या है, राजनीतिक जोखिम क्या है, ग्रोथ रेट यानी समृद्धि दर हमारी क्या हो रही है, और विनिमय दर की जो व्यवस्था, एक्सचेंज रेट का जो व्यवस्था है वो कैसी है।
इसी पर जो है निर्भर होता है। ये आप जो फ्लो चार्ट बनाया गया इसको आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, बड़ा अच्छा बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए विजन आईएएस की जो मैगजीन होती है बहुत बेहतरीन होती है, इसको डाउनलोड करके इसको आप जरूर कई बार पढ़ा करिए, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। अभी क्या होती है इंडियन गवर्नमेंट डेब्ट वल्नरेबिलिटीज। अभी क्या है कि एक रिपोर्ट आई किसके, आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसके द्वारा एक रिपोर्ट आई। इसमें वार्षिक जो आर्टिकल 14 है इसमें कंसल्टेशन रिपोर्ट यानी सलाहकारी रिपोर्ट आती है। इसमें भारत को इसने सतर्क कर दिया, आईएमएफ ने। किस लिए सतर्क कर दिया कि जो सरकारी ऋण का जो वल्नरेबिलिटीज है यानी सुविधाएं हैं, जो खतरे हैं, उसके बारे में आईएमएफ की चेतावनी दी गई। भारत ने इस पर असहमति व्यक्त कर दी, ठीक है। यह रिपोर्ट क्या होता है कि जो सदस्य देश हैं उसके द्वारा कोई जो किए गए समझौते होते हैं उन्हीं के अनुच्छेदों के साथ जो होता है आईएमएफ की निगरानी होती है, उसी के कार्य का एक हिस्सा होता है ये जो सलाह होती हैं। तो हाल ही में क्या है कि आईएमएफ ने दिसंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक की जो अवधि थी इस पीरियड के लिए जो रियल एक्सचेंज रेट की जो व्यवस्था है उसको फ्लोटिंग से स्थिर में वर्गीकृत कर दिया है, ठीक है। तो स्थिर अरेंजमेंट क्या होता है कि यह वर्गीकरण तब होता है जब क्या हो कि जो आधिकारिक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप जो एक्सचेंज रेट हो पिछले 6 महीनों में ±2 के बैंड से आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। इतना पे अगर ये स्थिर रहे तो इसको स्थिर बना दिया जाता है, ठीक है। तो आईएमएफ ने बताया है कि जो भारत का जो सामान्य सरकारी ऋण है जनरल गवर्नमेंट डेब्ट जीजीडी, ठीक है, वो क्या है मध्यम अवधि में जीडीपी के 100% से अधिक हो सकता है। मतलब यह है कि जो सरकारी ऋण सरकार ले रही है वो क्या है कि बीच की जो अवधि है इस टाइम पीरियड में जीडीपी का 100% से अधिक हो सकता है। तो इसलिए ये चेताया है यहाँ पे। जीजीडी में क्या होता है कि मतलब जनरल गवर्नमेंट डेब्ट में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों के सम्मिलित ऋण होते हैं। तो भारत का पिछला साल क्या था कि जो जीडीडी था यानी कि जनरल गवर्नमेंट डेब्ट था वो क्या था जीडीपी का 80% था, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट संशोधन नियम 2018 है वो क्या करता है, वो बोलता है कि जो जीजीडी है यानी कि जीजीडी मतलब कि जो जनरल गवर्नमेंट डेब्ट वो क्या बोलता है कि 2025-24-25 तक जीडीपी के 60% तक सीमित करने का प्रयास करेगा। ये जो है नियम 18 बोलता है किस चीज का, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 बोलता है। लेकिन यहाँ पे आईएमएफ ने बताया है कि वो 100% से अधिक जा सकता है, पिछले साल 80% था और ये बोलता है कि 24-25 तक इसको 60% तक सीमित करना, इसलिए जो है यहाँ पे चिंता की बात है। तो भारत सरकार की प्रतिक्रिया बताई गई यहाँ पे, तो उसको देख लेते हैं कि चार क्षेत्रक में आईएमएफ के तर्क दिए गए हैं और भारत सरकार की प्रतिक्रिया बताई गई। तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है देखने में। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है यहाँ बताया गया है कि गवर्नमेंट सॉवरेन रिस्क प्रीमियम में वृद्धि से बैलेंस शीट पर बोझ पड़ेगा, ऋण की जो बैंक देने की रुचि होगी वो कम होगी। भारत सरकार बोले चिंताजनक स्थिति ऐसी नहीं है, ठीक है। यहाँ बोली गई कि जो अनसिक्योर्ड खुदरा ऋण है उस पर क्या है कि ऋण भुगतान करने की क्षमता पर दबाव बढ़ेगा, बैलेंस शीट बिगड़ सकती है, जोखिम पैदा हुआ है। तो भारत सरकार का प्रतिक्रिया यह है कि डिजिटलीकरण से ऋण में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर क्या है कि ऋण संबंधी जोखिम कम हो रहा है। यहाँ आईएमएफ बोलता है कि जो हाई इन्फ्लेशन है और या इस इंफ्रास्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उससे क्या है सामाजिक असंतोष का खतरा है। तो सरकार बोले ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। और वित्तीय क्षेत्रक में बोल रहा है कि घरेलू और बाहरी आघात से क्रेडिट संबंधी तनाव पैदा हो सकते हैं। सरकार बोल रही है कि एक दशक से बैंकिंग जो प्रणाली उसमें क्या है अपनी सर्वोत्तम स्थिति में है। तो ये बात यहाँ पे प्रतिक्रिया बताई गई है। तो कंसल्टेशन रिपोर्ट किसकी थी, आईएमएफ की थी। और क्या बात कर रही थी कि जो जनरल गवर्नमेंट डेब्ट है वो क्या है 100% से अधिक हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है जनरल गवर्नमेंट डेब्ट के बारे में, ये क्या होता है और इसका जो राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन नियम है वो कितना तक इसको सीमित करने का प्रयास करता है। प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट में सवाल बन सकता है, ये आपको ध्यान देना रहेगा। चौथा आर्टिकल आता है कि सीजीएसटी बिल 2023, ये वाला आर्टिकल जो है, जो भी आप लोग घटना चक्र की किताबें पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर जो स्टेट पीसेस के लिए पढ़ रहे होंगे, जो भी मैगजीन वगैरह घटनासार की आती रहती हैं या फिर जो क्रॉनिकल के आती रहती हैं, उसमें ये प्रमुखता से ये वाले आर्टिकल्स दिए गए थे। विजन आईएएस ने भी इसको कवर कर लिया है। हालांकि ये छूट रहा था, मुझे लग रहा था कि आर्टिकल छूट गया, क्या कहीं दिया ही नहीं था, पर ये इसमें जो है दिसंबर वाले अंक में इसने कवर कर लिया। तो संसद ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर का दूसरा संशोधन था सीजीएसटी, ठीक है, सेंट्रल जीएसटी विधेयक 2023 को पारित किया। ये दूसरा संशोधन था। इसके द्वारा क्या होगा, जो सेंट्रल जीएसटी अधिनियम है 2017 उसमें संशोधन किया जाएगा। अब इसमें संशोधन में क्या होगा, तो जो जीएसटी अपीली प्राधिकरण है जीएसटेट, इसके सदस्यों के संबंधी जो योग्यता है उसके संबंधों में शर्तों में संशोधन हुआ है। और जो जीएसटेट है यानी कि जो जीएसटी अपीली प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा को भी बढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, यहाँ पे ध्यान देना है। प्रीलिम्स स्पेशल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो जीएसटी अधिनियम 2017 था, वो क्या था कि वस्तुओं सेवाओं का जो राज्य के भीतर आपूर्ति होती है उस पर CGST लगाना, उसको संग्रह करने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि जो ये अधिनियम है वो केंद्र सरकार से क्या करता है, GST परिषद की सिफारिश पर GSTAT के स्थापित करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो GSTAT क्या है, मतलब ये जो GST का जो है अपीली प्राधिकरण है GST के लिए। ठीक, तो GSTAT क्या है कि वस्तु और सेवा कर के ढांचे के भीतर दूसरा अपीली प्राधिकरण है। मतलब ये क्या है कि अपील जो है दूसरा अपीली प्राधिकरण है। इसका कार्य क्या है, जो CGST अधिनियम 2017 है और राज्य का GST अधिनियम है, उसके तहत जो अपीली प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश होता है उसके खिलाफ अपील सुनना होता है। ठीक है, जो अपीली प्राधिकरण होते हैं राज्य के जो GST अधिनियम के तहत या CGST अधिनियम के तहत, उनके खिलाफ जो अपील कौन सुनेगा, GSTAT सुनेगा। ठीक है, तो इसकी संरचना में सुधार किया गया। तो कौन कौन से संरचना में बात की गई है, तो यहाँ पे तो एक अध्यक्ष होगा, एक न्यायिक सदस्य होगा और दो क्या होंगे, तकनीकी सदस्य होंगे। तो एक न्यायिक सदस्य के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश या 10 वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर रहने वाला व्यक्ति जो है GSTAT में जो है न्यायिक सदस्य बनने के लिए योग्य होगा। यहाँ बात को ध्यान देना, GSTAT की संरचना क्या यहाँ पे है, एक अध्यक्ष होता है, एक न्यायिक सदस्य और दो टेक्निकल जो एडवाइजर सदस्य होंगे। ठीक है, अब इसमें न्यायिक सदस्य के बारे में यहाँ पे बात की जाती है संशोधन अधिनियम में कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर 10 वर्ष की जो ज्वाइंट अवधि उसके लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर रहा हो, तभी वो GSTAT का न्यायिक सदस्य बनने के लिए योग्य होगा। प्रमुख परिवर्तन यह किया गया है कि जो GSTAT है उसके सदस्यों की योग्यता में जो है बदलाव किया गया है। कम से कम 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को भी जो है सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान होना चाहिए, प्रावधान करता है। उससे क्या है, अप्रत्यक्ष कराधान के रूप में जो है मामलों के पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बात होती है कि जो अध्यक्ष था ना यहाँ पे GSTAT में, उसके सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए सदस्य या अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम आयु कितनी होगी, 50 वर्ष। और इसके अध्यक्ष जो था, यह अध्यक्ष वाला, इसके लिए अधिकतम आयु क्या है, 67 वर्ष से बढ़ा करके 70 वर्ष। और सदस्यों के लिए जो है, ये सदस्य जो है इनके लिए 65 वर्ष से बढ़ा करके 67 वर्ष कर दी गई है। मतलब यह है कि जो GSTAT है उसका अध्यक्ष का अधिकतम आयु सीमा कितनी है, 70 वर्ष, और जो सदस्य उनकी अधिकतम आयु सीमा कितनी है, 67 वर्ष। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल मुझे श्योर है कि यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल बनेंगे। ठीक है, तो इसको एक दो बार और देख लीजिएगा। अब आता है पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय RBI। रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्या है, कई सारे जो विकासात्मक और विनियामकीय नीतिगत उपाय किए हैं। जो UPI है उसके जरिए जो है विशिष्ट श्रेणियों में लेन देन की सीमा को बढ़ाया गया है। ये यहाँ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनने के लिए हैं, क्योंकि UPI से जो सीमा थी, UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो है ये इंटरफेस को ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, इसके लिए जो ट्रांजैक्शन की सीमा थी, लिमिट थी, इसको बढ़ाया गया है। अस्पताल, ये पहला एक्सेप्शन है, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को UPI से भुगतान करने की जो अधिकतम सीमा थी वो 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई। मतलब अगर मान लीजिए फीस भरना था आपको, मान लीजिए 1,10,000 रुपये किसी संस्थान में या किसी अस्पताल में गए, आपको 2 लाख का बिल भरना था, UPI के जरिए पहले नहीं होता था। लेकिन अब क्या है कि 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। किस लिए, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों से अधिकतम जो है भुगतान सीमा। अभी क्या है कि UPI से जो है प्रति भुगतान लेन देन की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। हालांकि क्या है कि जो कैपिटल मार्केट है, कलेक्शन है, क्रेडिट कार्ड भुगतान या EMI या बीमा जैसी कुछ श्रेणियों के लिए अधिकतम सीमा 2 लाख है। अब एक बात है, ये फिनटेक रिपोजिटरी की स्थापना। यहाँ क्या है कि इस रिपोजिटरी की स्थापना का संचालन रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा उस 2024 में या उससे पहले शुरू कर दिया जाएगा। एक यहाँ पे बात की गई है, फिनटेक रिपोजिटरी की स्थापना RBI द्वारा की जाएगी। इसका संचालन कौन करेगा, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब करेगा, अप्रैल 2024 में या उससे पहले शुरू कर देगा। अब आती है, एक आई है ऋण संबंधी सेवाओं के वेब एप्लीकेशन एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन, ऋण संबंधी जो सर्विसेज दे रही हैं, डेब्ट सर्विसेज दे रही हैं, उसके लिए वेब एप्लीकेशन के लिए जो विनियामकी फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। तो इससे क्या हुआ, जो ऋण सेवा प्रदान करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं वो क्या होगा, उसके संचालन में पारदर्शिता आएगी। मतलब वे पारदर्शी रूप से कार्य कर सकेंगे। वाल्प क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होता है कि विविध जो है ऋणदाताओं के लोन ऑफर उपलब्ध होते हैं। अब इससे क्या हुआ कि जो कोई कर्ज चाह रहा व्यक्ति, उसके लिए क्या हो कि अनेक प्रकार के जो ऋणदाता होंगे, ऋण देने वाले जो संस्थाएं होंगी या व्यक्ति होंगे,
उन जो ऋणदाता होंगे उनके ऋण प्रस्ताव उपलब्ध होते हैं। तो जब ग्राहक वहाँ पे वॉल्व पे जाएगा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, तो जो सबसे सस्ता है या उसको जो सुलभ लगेगा लोन वो ले सकेगा, उस प्रस्ताव को चूज कर लेगा। अभी यहाँ पे बात आ रही थी जो यूपीआई के बारे जो लेन देन को बढ़ाया गया है, तो यूपीआई क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे ये भी है, ये वाला तो हम लोग समझेंगे इसको कैसे है कि यूपीआई क्या है। एक जो है त्वरित भुगतान प्रणाली है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। एनपीसीआई ने इसको विकसित किया है। प्रीलिम्स का पीवाईक्यू है ये, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय भुगतान राष्ट्रीय भुगतान निगम ये इसने उसको विकसित किया है। ये क्या है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की इसकी प्रक्रिया होती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें प्रक्रिया होती है किसी के लिए, ट्रांजैक्शन की सुरक्षा के लिए। भारत में अभी वर्तमान में 40% से अधिक जो डिजिटल लेन देन होते हैं वो यूपीआई से होते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत ने फ्रांस, यूएई, श्रीलंका के साथ जो है यूपीआई भुगतान के उपयोग को लेकर के समझौता किया है। अभी जो है केन्या वगैरह के साथ भी कर रहा है और अन्य जगह पे भी जो है इसको स्वीकृति बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है। मैं इसका एक मैप जो है शेयर कर दूंगा, मेरे पास मैप है, उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, उसको टेलीग्राम पे देख लीजिएगा और वहाँ पे मिल जाएगा। और मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, टेलीग्राम पे जो है हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स जो है शेयर किए हैं, मई का, जून का और आज मैं जुलाई का शेयर किया हुआ हूँ। तो आपको वहाँ पर डाउनलोड करके हैंड रिटन नोट्स जो है प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख सकते हैं। आता है 6वां आर्टिकल, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन एक्सटर्नल डेब्ट, जो बाहरी ऋण लेते हैं उसके बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है 2023। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया, तो ध्यान देना आपको, विश्व बैंक ने जारी किया। इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट, ठीक है। इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट किसने जारी किया, तो ऑप्शन में दे देगा IMF दे देगा, वर्ल्ड मतलब तमाम सारी संस्थाओं को दे देगा। आपको ध्यान देना है विश्व बैंक ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में क्या है, लो एंड मिडिल इनकम वाले कंट्री हैं उसके जो विदेशी ऋण हैं उनके बारे में जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण किया गया है। तो बाहरी यानी जो बाहरी ऋण होते हैं या विदेशी ऋण होते हैं उसके बारे में पहले क्या होता है कि देश के बाहर जो कोई स्रोत हो, मान लीजिए हम क्या है कि यूएई से मान लीजिए किसी स्रोत से वहाँ पे कोई संस्था है या फिर अमेरिकी के फेडरल रिजर्व बैंक है, वहाँ से हमने लोन ले लिया, ठीक है, ADB से लोन लिए, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो वो क्या हो गया, आपका देश के बाहर किसी स्रोत से उधार लेना हो गया, ठीक है। अब क्यों लेते हैं कि जो स्थानीय राजस्व में जो कमी होता है उसकी पूर्ति करने के लिए इंपॉर्टेंट स्रोत होता है। अब क्या होता है कि इसका भुगतान क्या होता है, जिस मुद्रा में हम लेते हैं उसी मुद्रा में किया जाना होता है। तो जो इसे उधार लिया जाता है, तो मान लीजिए एक्सचेंज रेट अगर उतार चढ़ाव हो रहा हो तो ऋण जोखिम क्या बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने डॉलर में कर्ज ले लिया, अब डॉलर की रुपए की वैल्यू घट गई, एक्सचेंज रेट में रुपए की जो वैल्यू घट गई है और क्या है कि डॉलर का जो है ये वैल्यू बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा, भारत की जो देनदारी है वो क्या होगी, और अधिक हो जाएगी। तो ये समस्या होती है। तो रिपोर्ट की प्रमुख बिंदुओं पे क्या क्या इसमें रिपोर्ट में क्या क्या बिंदुओं पर नज़र रखाई गई है, इसको देखते हैं कि ऋण में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। जो लो मिडिल इनकम वाले कंट्री हैं उसमें पब्लिक और जो पब्लिकली गारंटेड ऋण भुगतान है उसमें क्या है, कुल में लगभग 443 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और ऐसे में जो इनका 1/3 जो ऋण है उस पर क्या है, वेरिएबल इंटरेस्ट प्राइस मतलब लागू होती है, जिससे क्या होगा कि इनके दरों में अचानक जोखिम उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ऋण भुगतान करने संबंधी जो लागत है वो क्या है कि जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं और विनियामक जो विनिमय दर उसमें प्रतिकूल परिवर्तन से क्या एक्सटर्नल डेट को जो चुकाना बहुत कठिन हो रहा है। भारत के संदर्भ में देखें तो जो है भारत की ऋण भुगतान लागत है क्या है, इसकी जो टोटल ग्रॉस नेशनल इनकम है उसकी 2% है, ठीक है। तो ये भी बहुत मतलब अच्छी स्थिति तो नहीं है। प्राथमिकताओं में अब ऋण चुकाने से क्या होगी, प्राथमिकताओं में कमी होगी। किस लिए, जो विकास संबंधी प्राथमिकता जैसे स्वास्थ्य शिक्षा पे खर्च में कमी आती है। आप जानते होंगे अभी आप बजट आया था, बजट का मैंने क्लासेस ली थी, बजट क्लासेस आप देख लीजिएगा, नीचे एक होगा। तो अंतरिम बजट में बताया जा रहा था कि जब रुपया आता है 1 रुपये तो उसमें से कितना कहाँ खर्च होता है। उसमें बताया गया था कि जो ब्याज भुगतान है ना भारत में वो सबसे अधिक वहाँ पे खर्च होता है रुपया। क्यों होता है, इन्हीं कारण होता है कि हमारा जो कर्ज है वो काफ़ी अधिक ज़्यादा है, उस पर ब्याज भुगतान से जो है रुपया जो जितना हम कमाते हैं उससे अधिक जो है उस पर भुगतान कर देते हैं। यानी कि जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र होते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा आदि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमारा खर्च में कटौती होती है, धन का बाहर जाता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जो क्या होती है कि हार्ड जो है मॉनेटरी पॉलिसी कारण क्या होता है, निवेशकों को अमेरिकी और यूरोपियन बॉन्ड में जो है आकर्षक रिटर्न मिलता है। तो क्या है कि इसमें जो है कि धन बाहर जाता है। तो रिपोर्ट में बहुत सारे जो है सिफारिशें की गई हैं कि
ऋण पुनर्खरीद किया गया, ऋण विनिमय, डेप्ट फॉर नेचर स्वैप इत्यादि का जो है इसमें बात की जाए, पोर्टफोलियो विश्लेषण किया जाए। मतलब ये है कि जो सिफारिशें ये की गई हैं ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस जान लेते हैं कि पोर्टफोलियो विश्लेषण क्या है कि जोखिम और लागतों की पहचान के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी शर्तों की जाँच की जाए। ठीक है, जो भी मतलब जो ऋण लिए गए हैं उसकी जो शर्त है उसकी जाँच की जाए। डेप्ट बाईबैक यानी कि जो भारी छूट के कारण अगर ऋण दिया गया है तो देश की जो नॉमिनल ऋण है उसके स्टॉक को कम करना चाहिए। ठीक, ऋण विनिमय मतलब ऋण पोर्टफोलियो की जो है औसत परिपक्वता को बढ़ाने और अल्पकालीन परिपक्वता को कम करने के लिए नए ऋण हेतु मतलब स्वैपिंग की व्यवस्था की जा सकती है। डेप्ट फॉर नेचर स्वैप इस समझौते के तहत क्या है कि अगर कोई ऋणी देश किसी विशिष्ट पर्यावरणीय परियोजना में निवेश करेगा तो उसका जो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये वाला इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये वाला डेप्ट फॉर नेचर स्वैप क्या प्रावधान है, ये डेप्ट फॉर नेचर स्वैप में इसमें यह होता है कि कोई जो ऋणी देश होगा किसी मतलब मान लीजिए कि भारत है, उसने क्या किया, अमेरिका से ऋण ले लिया। ठीक है, एडीबी से मान लीजिए या वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। उसमें क्या हुआ कि जो विशिष्ट पर्यावरणीय परियोजना में अगर कोई निवेश कर देगा, मान लीजिए इन्वायरमेंट के सेक्टर में किसी निवेश किया, तो बदले में क्या होगा कि जो ऋणदाता होगा विदेशी ऋण का एक हिस्सा माफ़ कर देगा या फिर ऋण में राहत प्रदान करेगा। उसी को बोलते हैं डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। तो इन सारे जो प्रावधान है इसके तहत क्या कर सकते हैं हम लोग अपने जो है विश्व की जो बाहरी ऋण है उसके बारे के लागतों को कम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उस पर अपने जो बोझ है उसको हल्का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 आर्टिकल्स थे, 6 आर्टिकल और भी हैं इसमें, उसको हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। और अब क्लासेस रेगुलर होंगी तो अब टेंशन लेने की बात नहीं है। 5-6 दिन के अंदर जो है इकोनॉमिक्स से लेकर के साइंस टेक जो है और आपका इन्वायरमेंट वाला सेशन कंप्लीट करके मैगजीन को हम लोग 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर देंगे। 2 क्लासेस डेली होंगी और नोट्स जो है डेली हैंड रिटन जो है हम टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टडी फॉर ISPCS, वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स। 4 महीने के जो लगभग नोट्स हमने शेयर कर दिए हैं, हैंड रिटन है और अब उसको बार बार पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। कोई दिक्कत होगा आप मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, एक सेपरेट वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाएं जो है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। ठीक है, तो सैम्पल नोट्स जो है मैं उसका एक ले करके और नोट्स कैसे बनाएंगे उसको मैं एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा था तो उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, धन्यवाद।